गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। मुझे खुशी हो रही है कि धीरे धीरे अभी बच्चे लाइव आने लगे हैं। तो बच्चों थोड़ा लाइव आओगे, डायरेक्टली समझोगे, फिर हम वैसा का वैसा ही रोज़ का रोज़ यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। तो आप वो सब भी देखोगे तो कितना मज़ा आएगा। रोज़ का रोज़ पढ़ाई कर लो, चिंता ही नहीं है। ओरल आप समझ लो, फिर एक बार और किताब से देख लो, चित्र बनाने की कोशिश करो तो क्यों नहीं आएगा। और भी आपको पता है घर बैठे कितना मज़ा आता है। मतलब घर बैठे हुए आप लोग नींद में से उठो, चाय भी पीते जाओ और हमको सुनते भी जाओ, और या तो धूप सेक के भी सुनते जाओ, कैसे भी करके आप देखो सुन रहे हो। तो अभी ये कोरोना के काल में अगर आपको इस तरह का लाभ मिल रहा है तो उसका लाभ भी उठाओ, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते जाओ। सबको चिंता खुद करनी है ना। तो कल मैंने आपको पुष्प में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में समझाया, और मैंने आपको बताया था कि मैं गुड़हल का फूल लेके आऊँगी, पर दुर्भाग्य से मुझे मिला नहीं। लेकिन आज मैं खुद ट्राई करूँगी कि कैसे भी करके मुझे वो फूल मिल जाए, तो आपको मैं फिर से उसकी स्त्री केसर, पुंकेसर, इन सब के बारे में बताऊँ, ठीक है। तो अगर मुझे मिल गया तो हम लाइव क्लास एक और बार फिर से ऐसा रख लेंगे उसका, ठीक है। तो अभी मैं आपको करा रही हूँ नर प्रजनन तंत्र, ठीक है। अब आप जानते हो कि हमारे में जनन अंग अलग अलग होते हैं। पुरुष में अलग होते हैं, स्त्री में अलग होते हैं। तो हम एक लिंगी जीव हैं, ठीक है, जिसमें एक ही लिंग है। मतलब यहाँ तो नर वाले में नर वाला है, ऐसा नहीं है कि नर वाले के पास नर प्रजनन अंग भी है और मादा प्रजनन अंग भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है नर प्रजनन तंत्र। अब आप जानते हो कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, चाहे लड़का हो कि चाहे लड़की हो, यौवना अवस्था में आते आते उनके शरीर में परिवर्तन आते हैं। लड़कों के शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे वो दाढ़ी हो जाती है, आवाज़ बदलती है, और उनके दूसरे जो शरीर के अंग हैं, यहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही है आज, दूसरे शरीर के अंग हैं उनमें परिवर्तन कुछ बढ़ रहा है। मैं दरवाज़ा बंद करने गई तो शरीर के जो भाग हैं, जो जनन अंग हैं, उनमें परिवर्तन आता है, ठीक है। अब आखिर जनन अंग कौन कौन से हैं, उसमें कौन हिस्सा लेता है, उसके बारे में बताऊंगी। जैसे शिश्न का आकार बढ़ने लगता है, वो धीरे धीरे सख्त होने लगता है, और उनमें किसकी उत्पत्ति होती है, शुक्राणुओं की उत्पत्ति। तो ये सब किसकी वजह से होता है, तो ये सब होता है कौन से हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। कौन सा हार्मोन बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये सब चीज़ें होती है। तो आखिर पुरुष प्रजनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देखोगे ये शिश्न होता है, ठीक है। अब इसी शिश्न से मूत्र तो बाहर आता है, लेकिन इसके साथ साथ कौन प्रक्षालित होते हैं, शुक्राणु, स्पर्म्स, वो भी बाहर निकलते हैं। पर इन शुक्राणुओं का जो उत्पादन होता है, शुक्राणुओं की जो उत्पत्ति होती है, वो होती है रक्षण में। जो शिश्न के पास, जो शरीर के पास बाहर निकला हुआ हिस्सा है, थैली जैसा भाग, उसके अंदर किसकी उत्पत्ति होती है, शुक्राणुओं की उत्पत्ति। आप कहोगे कि ये भाग जो नर प्रजनन तंत्र का भाग है, ये शरीर के बाहर की ओर क्यों निकला हुआ है, क्यों, क्योंकि जो शुक्राणुओं की उत्पत्ति के लिए जो तापमान चाहिए वो थोड़ा कम तापमान चाहिए, और हमारे शरीर का जो तापमान है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, रक्षण में। तो शुक्राणु जो स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, रक्षण में। और इसके चारों तरफ ये क्या कहलाता है, रक्षण कोश कहलाता है। अंदर वाला भाग रक्षण कहलाता है, लेकिन जो बाहर का थैली जैसा आकार दिखता है वो कहलाता है रक्षण कोश। तो रक्षण उदर गुहा के बाहर रक्षण कोश में होता है। अभी आपके रक्षण होता कहाँ है, जो
उसमें नीचे का जो भाग है थैली जैसा आकार वो वृक्षण में होता है। वृक्षण कोश के अंदर वृक्षण होता है। वृक्षण कोश ये बाहर वाला हिस्सा है और उसके अंदर वाला हिस्सा क्या है? वृक्षण है। और इसी वृक्षण में किसका उत्पादन होता है? इसी वृक्षण में किसकी उत्पत्ति होती है? शुक्राणुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो शुक्राणुओं की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से शरीर में ये और जातीय अंगों में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृक्षण द्वारा स्रावित होता है। वो भी वृक्षण भी क्या स्रावित करता है? एक तो शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा किसका स्राव करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। और इसकी वजह से यौवना अवस्था में लड़कों में, जिसको कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड, उसमें लड़कों में जो मैंने आपको परिवर्तन बताए वो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब ये शुक्राणु का निर्माण हुआ, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इधर शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी किसका वहन करती है? वो करती है शुक्राणुओं का वहन। अब ये वहन होकर ये कहाँ पर आ गए? कौन सी नली के साथ दोनों मिलते हैं? मूत्र नलिका के साथ दोनों मिलते हैं। तो शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिनी द्वारा, मतलब शुक्राणु बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने के बाद उनको कोई मार्ग चाहिए, तो जो मार्ग है वो है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के द्वारा फिर मूत्र नलिका से मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। तो शुक्रवाहिनी और मूत्राशय नली दोनों मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है और ये कहाँ पर आते हैं? मूत्राशय में आते हैं। अब मूत्र मार्ग के द्वारा ही फिर ये जो है ये मूत्र मार्ग बना हुआ है, इसके द्वारा ही जो शिश्न के अंदर होता है, इसके द्वारा ही शिश्न का रुक्सलन होता है। शुक्राणुओं का किसका रुक्सलन होता है? शुक्राणुओं का रुक्सलन होता है। ठीक है, अब मूत्र मार्ग के द्वारा ही शुक्राणु का वहन होता है। अब जो शुक्राणु होते हैं, अब आप कहोगे फिर ये दो चीज़ें क्या है? ये वाली और ये वाली, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ये है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरा है शुक्राशय। इन दोनों का क्या काम है? अब जैसे देखो, आपको मैंने बताया जो वृक्षण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। अब ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आते हैं, शुक्रवाहिनी के साथ फिर मूत्रवाहिनी के साथ मिलते हैं। लेकिन जब ये होते हैं तब वो गट फॉर्म में होते हैं, थिक फॉर्म में होते हैं, तो उनको तरल स्वरूप में बदलने में मदद कौन करता है? वो प्रोटेस्ट और शुक्राशय, ये दोनों अपने स्राव किस में डालते हैं? शुक्रवाहिनी में डालते हैं और इसकी वजह से वो थोड़ा तरल रूप में हो जाता है। इसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं या जिसको आप शुक्राणु कहते हैं, वो आसानी से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आते हैं। इसका स्थानांतरण आसानी से हो सकता है। आपको ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय का क्या काम है? तो आप कहोगे प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्त्राव किसमें डालते हैं? शुक्रवाहिका में डालते हैं। और शुक्रवाहिका किसके साथ मिलन होता है? मूत्र नली के साथ, और दोनों मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं और संयुक्त नली बनाकर यहाँ पर ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आते हैं। मूत्र मार्ग के द्वारा जो आप जानते हो कि मूत्र मार्ग किसके द्वारा आता है? शिश्न के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर किसका रुक्सलन होता है? इधर से शुक्राणुओं का रुक्सलन होता है। तो ये मैंने आपको बताया नर प्रजनन तंत्र, नर जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, इसकी वजह से ही शुक्राणुओं की उत्पत्ति किसकी वजह से होती है, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको लाइव में बताया था। अब आपको क्या करना है? आपको इसका चित्र बनाना है अच्छी तरह से। एग्ज़ाम में इसका चित्र बार बार पूछा जाता है, इसलिए भूलना मत, क्योंकि अभी मैं मादा प्रजनन अंग भी बताऊंगी, मादा प्रजनन तंत्र भी बताऊंगी, फिर दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं समझाती हूँ आप लोग रोज़ पढ़ोगे, पढ़ाई करते रहोगे और कोरोना से भी अपना ख्याल रखते रहोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर से हम कल मिलते हैं।